दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत। साम्यवाद का प्लेटो के चिंतन में क्या महत्व है, उसकी क्या आवश्यकता है। जैसा कि हम जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि प्लेटो का मूल उद्देश्य था राज्य में न्याय की स्थापना करना, या दूसरे शब्दों में कहें कि न्याय युक्त राज्य ही उनके आदर्श राज्य की कल्पना है। और न्याय युक्त राज्य में जिस व्यक्ति का जो दायित्व है, जिस व्यक्ति का जो कर्तव्य है, उसको वह पूरी निष्ठा के साथ उसका संपादन करे, यही उसका उद्देश्य है। और उनकी मान्यता थी कि हर वर्ग यदि प्रकृति प्रदत्त गुणों के आधार पर अपने आचरण करता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है, तो राज्य में, समाज में न्याय की स्थापना, और राज्य और समाज उन सभी प्रकार के दुर्गुणों और दुर्बलताओं से बच जाता है जिसके कारण अन्य राज्यों में विभिन्न प्रकार की समस्याएं व्याप्त हैं। तो एक आदर्श राज्य में न्याय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसको प्राप्त करने के लिए, इस आदर्श राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए प्लेटो दो प्रकार की कार्य योजना और प्रस्तुत करता है। क्योंकि उनकी मान्यता थी कि न्यायनिष्ठ राज्य या न्याय केंद्रित राज्य में, जिसमें सभी वर्गों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रेरित करना है, उस कर्तव्य के निर्वहन के लिए लोगों को तैयार किया जाए। इसके लिए उन्हें प्रथम एक सकारात्मक वातावरण देना होगा जिसमें वो इन कर्तव्यों के निर्वहन को सीख सकें, और दूसरी, उन सभी प्रवृत्तियों को समाप्त करना होगा जिन प्रवृत्तियों में लिप्त होकर के वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो सकते हैं। तो जिन कारणों से नागरिक या व्यक्ति अपने कर्तव्यों से विमुख होता है, उसमें दो मूल स्रोत की पहचान उन्होंने की, एक निजी संपत्ति और दूसरा परिवार। इन्हीं दो संस्थाओं के संदर्भ में उन्होंने शासक वर्ग के लिए जो कार्य योजना प्रस्तुत की, उसे ही साम्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। और इसीलिए उनके साम्यवाद के सिद्धांत के दो रूप हैं। एक को कहते हैं संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा है परिवार का साम्यवाद। सबसे पहले हम संपत्ति के साम्यवाद की बात करें। प्लेटो की मान्यता थी कि कभी भी व्यक्ति संपत्ति के आकर्षण में स्वार्थी हो जाता है और अपने पदों का दुरुपयोग करता है, अपनी स्थितियों का दुरुपयोग करता है और अनुचित अनैतिक साधन से अधिक संपत्ति ग्रहण करने की, अर्जन करने की जो है का प्रयत्न करता है। इसके कारण वह खुद भी भ्रष्ट हो जाता है और समाज को भी भ्रष्ट करता है। इस अवस्था से समाज को और शासक वर्ग दोनों को बचाने के लिए वो एक कार्य योजना प्रस्तुत करता है और कहता है कि शासक वर्ग जिसके पास अंतिम शक्ति होगी, सत्ता होगी, उस शासक वर्ग के पास निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए सर्वप्रथम शासक वर्ग के लिए वो निजी संपत्ति का निषेध करता है। जब निजी संपत्ति का निषेध करता है तो फिर उनके जीवन यापन का साधन क्या होगा? उसके जीवन यापन के साधन के लिए वो जिस कार्य योजना को प्रस्तुत करता है वह है सार्वजनिक जीवन, एक सामूहिक जीवन, एक जगह बैरकनुमा भवन में सभी शासक वर्ग के लोग एक साथ निवास करेंगे, सार्वजनिक भोजनालय से भोजन प्राप्त करेंगे और उनके निजी आवश्यकता की जो भी चीज़ें हैं वो राज्य के द्वारा उनको प्रदान की जाएंगी। और इसलिए उनके पास किसी प्रकार की निजी संपत्ति का ना तो कोई ध्येय होगा और ना ही कोई साधन होगा जिससे वो अर्जित कर सके। दैनिक आवश्यकताओं की जितनी भी सामग्री है उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी, इसलिए उनके पास किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। इस योजना से
वह न केवल समाज को बल्कि शासक वर्ग को भी पतन के मार्ग से बचा रहा है, और दूसरी ओर शासक वर्ग को तैयार कर रहा है कि वो संपूर्ण निष्ठा से, संपूर्ण समर्पण से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। इस कार्य योजना की 2-3 महत्वपूर्ण विशेषताएं। पहली चीज तो इसका उद्देश्य, इस कार्य योजना का, इस सिद्धांत का उद्देश्य जो है वो विशुद्ध राजनीतिक है। इसका आर्थिक कारणों से कोई लेना देना नहीं। उनका मुख्य ध्येय निजी संपत्ति का त्याग शासक वर्ग द्वारा किया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य था कि शासक वर्ग को निजी संपत्ति से उत्पन्न होने वाले दुर्गुणों से बचाया जा सके और उन्हें कर्तव्य की ओर जो है उन्मुख किया जा सके। दूसरी चीज, ये सिद्धांत केवल और केवल अभिभावक वर्ग के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए इसकी कोई योजना नहीं है। निजी संपत्ति का त्याग केवल और केवल अभिभावक करना है। और तीसरी बात है कि राजनीतिक शक्ति, सत्ता और आर्थिक शक्ति का पृथक्करण यहाँ पर दिखाई देता है। उनकी मान्यता कि जहां जब भी ये शक्तियां एकत्रित होती हैं, एक हाथों में आती है, तो सत्ता भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए जो शासक वर्ग है उसके पास केवल राजनीतिक दायित्व हो, राजनीतिक शक्तियां हो, और उत्पादक वर्ग के पास जो है वो आर्थिक शक्तियां, आर्थिक दायित्व। तो ये पहली योजना थी संपत्ति के सिद्धांत की, संपत्ति के साम्यवाद की। लेकिन संपत्ति के साम्यवाद से उनके जो शिष्य थे वो सहमत नहीं थे। उन्होंने एक उनकी गंभीर जो है आलोचना की। प्लेटो के शिष्य अरस्तु ने इस पर बहुत आक्षेप लगाए हैं, क्योंकि अरस्तु का मानना ये था कि निजी संपत्ति दुर्गुण का कारण नहीं है, दुर्गुण का स्रोत केवल नहीं है, बहुत सारे गुणों का भी वो स्रोत है। निजी संपत्ति दरअसल व्यक्ति को व्यक्तिगत विकास, व्यक्ति के समुचित विकास के लिए उत्प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, जिससे न केवल उस व्यक्ति का विकास होता है परंतु समाज और राष्ट्र का भी विकास होता है। या यूं कहें कि निजी संपत्ति का ऐसा स्रोत है जो व्यक्ति को विकास के लिए उत्प्रेरित करता है, और संपूर्ण विकास की कहानी जो है वो निजी संपत्ति के इर्द गिर्द लिखी जाती है। दूसरी बात, मनुष्य में परोपकार और प्रमाद की भावना ही निजी संपत्ति के अर्जन से आती है। यदि आपके पास कुछ है नहीं तो आप किसी के लिए क्या करेंगे। निजी संपत्ति का होना आप में ये भावना पैदा करता है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, दूसरों के उद्धार के लिए कुछ कर सकते हैं। तीसरी बात, निजी संपत्ति एक आत्मगौरव की भावना भी जो है व्यक्ति में भरता है। उसको लगता है कि उसने कुछ किया है, उन्होंने कुछ पाया है, और उसको सेल्फ रियलाइजेशन की बात भी कहते हैं। तीसरी बात, ये जो संपत्ति का साम्यवाद है वो केवल अभिभावक वर्ग के लिए, तो समाज के बहुत छोटे वर्ग के लिए यह है, उत्पादक वर्ग का उससे कोई लेना देना नहीं। इससे एक गंभीर समस्या उत्पन्न होने की संभावना रहती है, क्योंकि निजी संपत्ति से यदि शासक वर्ग का कोई लेना देना नहीं है तो निजी संपत्ति से उत्पन्न होने वाले विवाद से भी उनका कोई परिचय नहीं होता। इसलिए जब उत्पादक वर्ग के विभिन्न प्रकार के विवाद जब शासक वर्ग के पास आएंगे तो शासक वर्ग शायद उन विवादों के संदर्भ में न्याय नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी कमियां हैं जो इस संपत्ति के साम्यवाद के अंतर्गत जो है वो व्यक्त की गई है। दूसरी चीज़, दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है वह है परिवार का साम्यवाद। प्लेटो की मान्यता थी कि संपत्ति से भी बड़ा स्रोत जो व्यक्ति को पथ भ्रष्ट करता है, पथ से विमुख कर देता है, कर्तव्य से विमुख कर देता है, कर्तव्य से दूर ले जाता है, वह है पारिवारिक मोह। परिवार के मोह में, परिवार के आकर्षण में मनुष्य
जो है अनैतिक से अनैतिक कार्य करने के लिए राजी हो जाता है। इसलिए प्लेटो परिवार का भी शासक वर्ग के लिए, अभिभावक वर्ग के लिए उन्मूलन की योजना प्रस्तुत करता है कि मान्यता के शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग की कोई निजी परिवार नहीं हो। दोनों ही सदस्य स्त्री और पुरुष साथ साथ रहेंगे। दोनों का कोई निजी परिवार नहीं होगा। संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री और पुरुष का मेल राज्य के द्वारा कराया जाएगा। उससे जो उत्पन्न संतति होगी, संतानें होंगी, उनको जन्म के साथ ही माता पिता से ले लिया जाएगा और सभी के समान संरक्षण में उनका लालन पालन होगा। न तो माता पिता को पता होगा कि उनकी संतान कौन है और न संतान को पता होगा कौन माता पिता। सभी स्त्री पुरुष उनके पिता और माताएं होंगी और सभी संतानें सामूहिक रूप से उन सबकी संतान होगी। इस कार्य योजना से प्लेटो शासक वर्ग या अभिभावक वर्ग के सदस्यों को पारिवारिक मोह से उत्पन्न अनैतिक आचरण या भ्रष्ट आचरण से बचाने का प्रयास करता है तथा दूसरी ओर उसे निस्वार्थ भाव से, पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्यों के निष्पादन का अवसर प्रदान करता है। परिवार के साम्यवाद की इस रूपरेखा की कुछ विशेषताएं जो है उजागर होती हैं। पहली चीज तो सर्वप्रथम संपत्ति के साम्यवाद की तरह परिवार का साम्यवाद भी अभिभावक वर्ग तक ही सीमित है। ये योजना उत्पादन वर्ग के लिए नहीं है। दूसरी, इसका मुख्य ध्येय यही है कि शासक वर्ग बिना किसी विचलन के अपनी संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ऊर्जा अपने कर्तव्य पालन पर केंद्रित करें। तीसरी सबसे क्रांतिकारी बात जो थी वो स्त्रियों की स्वतंत्रता और समानता का पोषण करती है। प्लेटो पहला विचारक था जिसने इस बात को रेखांकित किया कि कोई भी समाज जिसमें आधे पुरुष और आधी नारी है, कोई भी समाज नारियों की उपेक्षा करके विकसित समाज नहीं हो सकता। यदि समाज को विकसित होना है, स्वस्थ होना है, समृद्ध होना है, तो दोनों ही वर्ग, स्त्री और पुरुष के योगदान की आवश्यकता है। इसलिए प्लेटो को आप पहला नारीवादी विचारक कह सकते हैं, जिसने नारी को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात की। तो यहाँ पर स्त्रियों को समान अधिकार, समानता और स्वतंत्रता देने की बात कही जा रही है। अगली विशेषता, निजी संपत्ति की उन्मूलन से प्लेटो राज्य में एकता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। शासक वर्ग में एकता स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, राज्य को और समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहा है। और अंतिम विशेषता कि श्रेष्ठ संतानों की उत्पत्ति के उद्देश्य को भी ये सामने रखता है। उनकी मान्यता है कि जब दार्शनिक राजा हो तो शासक वर्ग में सबसे योग्य पुरुष और योग्य महिलाएं के बीच संसर्ग कराया जाए और उनसे श्रेष्ठतम संतान की उत्पत्ति हो। जब श्रेष्ठतम संतान होगी तो श्रेष्ठतम शासन व्यवस्था होगी। तो इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्लेटो जो है वह परिवार के साम्यवाद की योजना प्रस्तुत करता है। लेकिन जैसा कि संपत्ति के साम्यवाद से उनके शिष्य अरस्तु, प्रसिद्ध शिष्य अरस्तु सहमत नहीं थे, ठीक उसी तरह
वह नारी के साम्यवाद, स्त्रियों के साम्यवाद या परिवार के साम्यवाद की अवधारणा से भी सहमत नहीं थे। उन्होंने इसकी गंभीर आलोचना की। पहली आलोचना की, इस संपूर्ण राज्य को परिवार नहीं बनाया जा सकता। केवल कहने मात्र से राज्य एक परिवार में परिवर्तित नहीं हो सकता। राज्य की छोटी इकाई होती है और राज्य में बहुत सारे ऐसे गुणों का विकास होता है, परिवार में बहुत सारे ऐसे गुणों का विकास होता है जो राज्य में संभव नहीं है। इसलिए परिवार के उन्मूलन और या परिवार को राज्य में समाहित कर देने से जो है परिवार के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती, पहली चीज। दूसरी चीज, यह योजना पति पत्नी के संबंध में जो पवित्रता है उस पर आघात करता है। पति पत्नी का संबंध केवल यौन संबंध नहीं होता। पति पत्नी का संबंध आजीवन साथ रहने, आजीवन सामंजस्य बिठाने और बहुत सारे अन्य चीज़ों से मिलकर बना होता है। और ये योजना जो है परिवार को बहुत ही छिछले तरीके से देखने का प्रयास कर रही है। एक और बात है जब कि एक पुरानी कहावत है कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता, जो सबका दायित्व है वो किसी का दायित्व नहीं। जब प्लेटो कहता है कि सभी पुरुष और सभी महिलाएं माता पिता और सभी बच्चों के माता पिता होंगे, तो मान करके चलिए कि उसमें संतान के लालन पालन जो है ठीक प्रकार से होना संभव नहीं है, क्योंकि वो सबका दायित्व है। ये भी एक समस्या है। अगली आलोचना चरित्र हनन करने वाली व्यवस्था है। चरित्र हनन करने वाली व्यवस्था उचित नहीं मानी जा सकती, क्योंकि इसमें रक्त संबंधियों के बीच भी यौन संबंध की संभावना बनी रहती है। एक और आलोचना की जाती है कि श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति मूल रूप से पशुओं में किया जाता है। पशुओं के सिद्धांत को मानवीय समाज पर लागू करना या मानवीय समाज में श्रेष्ठ संतान के लिए इस सिद्धांत का उपयोग करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। इस प्रकार से परिवार के साम्यवाद की बहुत सारी आलोचनाएं जो है प्रस्तुत की गई है। लेकिन निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि प्लेटो इस बात से अवगत था और आज भी ये शाश्वत है। आज भी भ्रष्टाचार के दो मूल कारण हैं, निजी संपत्ति का अर्जन और पारिवारिक मोह। आज से 5000 साल पूर्व उन्होंने इस तथ्य को पहचाना था और अपने आदर्श राज्य में शासक वर्ग को इन दुर्बलताओं से बचाने के लिए उन्होंने अपने कार्य योजना रखी थी। लेकिन ये कार्य योजना सैद्धांतिक रूप से चाहे जितनी ही आकर्षक, जितनी ही उचित दिखाई पड़े, व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो इतनी ही अनुचित है। व्यवहार में इसे लाना संभव नहीं है और इसीलिए आज तक इस कार्य योजना पर कहीं भी कार्य संभव नहीं हो पाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से ये ठीक दिखाई पड़ने वाले सिद्धांत व्यवहारिक रूप से यह ठीक दिखाई नहीं देते। आज बस इतना ही। धन्यवाद।